स्टूडेंट इस वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं मानव का हृदय, जिसको हम ह्यूमन हार्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसकी जो मानव हृदय है वो कैसा है, कहाँ स्थित होता है, इसके बारे में। तो देखो, हृदय जैसा कि आपको बताया गया, यह एक पेशी अंग होता है जो बहुत ही विशिष्ट पेशियाँ, जिनको हार्ट मसल, कार्डियक मसल भी कहते हैं, कार्डियक मसल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हृदय पेशियों से बना होता है। देखो, एक पेशी अंग है जो बहुत ही विशेष विशेष प्रकार की हृदय पेशियाँ या कार्डियक मसल से बना होता है, जो कभी भी जीवन में थकती नहीं है, जीवन भर कार्य करती रहती है। तो एक विशिष्ट पेशियाँ होती है इसके अंदर। देखो, बात यह आती है कि हमारा जो हृदय है वो कहाँ होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो हम देखते हैं कि बाईं तरफ हमारा हृदय पाया जाता है। तो देखो, एक तो है जैसे ये हमारी श्वास नली है, फिर ये हमारी श्वसनी है, और ये दो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा है। तो जो बायां फेफड़ा होता है, उस बाएं फेफड़े में खांच होती है, जिसको हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था। इस खांच को हम कहते हैं कार्डियक नोच। क्या कहते हैं इस खांच को? कार्डियक नोच या कार्डियक खांच कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हृदय है वो इस तरह से तिरछा यहाँ पर स्थित होता है। और ये जो दोनों फेफड़ों के बीच जगह है, इस जगह को हमने कहा था मीडिया स्टाइनम। तो मीडिया स्टाइनम, इस वो जगह को क्या कह रहे हैं, जो दोनों फेफड़ों के बीच में जगह पड़ी है। और ये जो खांच है, इस खांच को कह रहे हैं कार्डियक नोच। तो ये दोनों फेफड़ों के जो बीच में जगह है मीडिया स्टाइनम, और जो कार्डियक नोच है उसमें हमारा हृदय पाया जाता है। तो स्थिति कहाँ है? देखो, दोनों जो हमारे लंग्स है, उस लंग्स के मध्य बने अवकाश, जिसको अपन खाली जगह कहेंगे अवकाश, जिसको हम कह रहे हैं मीडिया स्टाइनम स्पेस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहाँ होता है? दोनों लंग्स के बीच में जो अवकाश है, मीडिया स्टेनम स्पेस, उसमें पाया जाता है। इसका 2/3 जो भाग है वो देखो लेफ्ट साइड के अंदर पाया जाता है। ज़्यादातर हमारा हृदय है वो हमारे बाईं तरफ पाया जाता है। और ये कहाँ होता है? ये जो कार्डियक नोच होती है, कार्डियक नोच जो इस बाएं फेफड़े के अंदर एक खांसी पाई जाती है, उस खांच के अंदर ये पाया जाता है। तो ये कार्डियक नोच में पाया जाता है। और 1/3 भाग इसका थोड़ा राइट साइड के अंदर पाया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये बाएं साइड के अंदर पाया जाएगा, राइट साइड में तो इसका लगभग 1/3 पोर्शन ही पाया जाएगा। तो इस तरह से अब हम देखें तो हमारा हृदय है वो इस तरह से थोड़ा तिरछा होता है। तो हमें इस तरह से इसको देखें तो लगभग इसका 2/3 भाग तो लेफ्ट साइड में है, और मात्र 1/3% इसका राइट साइड के अंदर पाया जाता है। अब देखिए इसमें कि इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है। तो दूसरे पॉइंट पर लेते हैं, इसका शेप कैसा होता है। तो देखो, इसकी आकृति एक तो जिसे हम कह सकते हैं एक पिरामिड नुमा। तो जैसे एक पिरामिड के नुमा होता है, या इसको हम कहते हैं जो हमारी मुट्ठी होती है, मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे हमारी ये मुट्ठी है, तो इस तरह से बिल्कुल ये हमारी मुट्ठी के आकार का हृदय पाया जाता है। इस तरह से ये स्थित होता है। देखो, इसका जो आधारी भाग है, हृदय का आधारी जो भाग है, उस भाग को हम कहते हैं आलिंद। आधारी भाग को क्या कहेंगे? आलिंद। ये हमेशा चौड़ा होता है। देखो, आप आलिंद को देखोगे तो आलिंद को आधारी भाग कहेंगे हृदय का, ये चौड़ा होता है। और इसका जो है शीर्ष भाग कहेंगे, जिसको इसका हेड हम कहेंगे, या जो हृदय का जो शीर्ष भाग होता है वो होता है इसका निलय। तो ये निलय हमेशा क्या होते हैं? ये थोड़े नुकीले होते हैं, जिसको हम थोड़ा सा देखते हैं तो देखो ये नुकीला है, ये नुकीला बन रहा है। जैसे ये यहाँ पर हमारा निलय है, ये ऊपर वाले अलिंद, तो ये तो चौड़े हैं, और जो निलय है वो थोड़ा नुकीला होता है। तो हम कहें आधारी भाग जिसको अलिंद कहते हैं वो चौड़े होते हैं, और शीर्ष भाग जो निलय होता है वो इसका नुकीला पाया जाता है। देखो, तो इस तरह से हम इसको इसकी आकृति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इसका आकार कैसा है, मतलब इसकी साइज कैसी है, कितना लंबा चौड़ा होता है ये।
तो लगभग ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, लगभग ये 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये किसकी बात है? ये हमारे मानव की बात है कि 12 सेंटीमीटर लगभग ये लंबा और 9 सेंटीमीटर लगभग चौड़ा होता है। इसका वज़न कितना होता है? देखो वेट। तो मानव के हृदय की बात करें तो लगभग औसतन मानव का हृदय है वो 300 ग्राम होता है। तो हम ये कह देते हैं कि मानव का हृदय है वो 300 ग्राम का एक पेशीय अंग होता है। अब देखो हृदय को अगर हम देखें तो इसके ऊपर विभिन्न तरह के आवरण पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं हृदय आवरण। हृदय आवरण या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पेरिकार्डियम। देखो हृदय आवरण या पेरिकार्डियम। देखो पेरी का मतलब हो गया चारों ओर और कार्डियो शब्द होता है, कार्डियो का मतलब होता है हृदय। तो हृदय के चारों ओर जो आवरण पाए जाते हैं उनको हृदय आवरण कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हृदय के चारों ओर। और निश्चित बात है कि ये चारों ओर पाए जाएंगे तो हृदय की ये सुरक्षा करेंगे, हृदय की प्रोटेक्शन करेंगे। तो जो ये आवरण होते हैं ये आवरण क्या होते हैं? दोहरा आवरण है। दोहरा आवरण है ये। इसमें दो तरह के आवरण होते हैं। दोहरा आवरण है और ये बिल्कुल पारदर्शी आवरण है, लचीला आवरण है, सिरस झिल्ली का बना हुआ है। ये सिरस झिल्ली का बना हुआ है, झिल्ली से बना है। तो दोहरा आवरण है, पारदर्शी है, लचीला आवरण और सिरस झिल्ली से बना हुआ है। सिरस झिल्ली का मतलब ये होता है कि इसमें उपकला और संयोजी ऊतक दोनों मिलकर इस झिल्ली को बनाते हैं। पतली पतली झिल्लियाँ होती है तो ये सिरस कला से बने हुए होते हैं। तो अब इसमें जो बाहर की तरफ होगा आवरण होगा, बाहरी जो आवरण होगा उस आवरण को हम कहते हैं परिधीय आवरण। देखो उसको हम क्या कहेंगे? परिधीय आवरण। और इसको अंग्रेजी में कह देते हैं पेराइटल। पेराइटल पेरिकार्डियम। क्या कह देंगे अंग्रेजी में इसको? पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल का मतलब होता है परिधि की तरफ होने वाला आवरण। तो बाहरी जो आवरण होता है हृदय का हम उसको पेराइटल कह देंगे। और जो अंदर की तरफ होगा, जो आंतरिक आवरण होगा, आंतरिक जो आवरण होगा इसके अंदर और होगा जिसको हम कहेंगे देखो जो आंतरिक आवरण को हम आंतरिक आवरण ही कह देंगे वैसे, आंतरिक आवरण। या इसको हम कहेंगे जो अंदर वाला आवरण, अंदर वाला आवरण उसको आंतरिक आवरण या इसको अंग्रेजी में कहते हैं विसेरल पेरिकार्डियम। देखो विसेरल पेरिकार्डियम। तो अगर हमने हृदय को देखें तो इसमें दो तरह के आवरण हो गए। जैसे ये हृदय है तो इस हृदय पर एक तो हो गया ये आपका बहुत ही पारदर्शी आवरण है जिसको अपन पेराइटल पेरिकार्डियम कह रहे हैं। दूसरा इसके ऊपर आवरण हो गया विसेरल पेरिकार्डियम। अब देखो इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच में भी एक जगह होती है। जो दोनों पेरिकार्डियम होते हैं उनके बीच में एक जगह होती है, गुहा होती है, खाली जगह होती है जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, फ्लूइड, जो यहाँ पर इसको हृदय को घर्षण बल से भी बचाएगा, चिकना रखेगा और इसकी सुरक्षा भी करेगा। तो देखो इन दोनों आवरणों के बीच, इन दोनों आवरणों के बीच एक सक्रिय गुहा, सक्रिय गुहा पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियल केविटी कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम? पेरिकार्डियल केविटी कहते हैं। तो इसके अंदर दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह होगी जिसको हम पेरिकार्डियल केविटी कहते हैं, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। देखो पेरिकार्डियल फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ, ये तरल पदार्थ भरा होता है, भरा होता है। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये जो सिरस झिल्ली है उस सिरस झिल्ली से ही स्रावित होता है, सिरस झिल्ली से स्रावित होता है। तो ये तो थे हमारे दो आवरण कि एक तो पेराइटल हो गया, एक विसरल आवरण होगा, दोनों के बीच में पेरिकार्डियल केविटी है और उसमें एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम है? देखो ये फ्लूइड का क्या कार्य है, तो हम पढ़ते हैं पेरिकार्डियल जो फ्लूइड भरा हुआ है आखिर ये फ्लूइड का कार्य क्या है, तो इसका कार्य पढ़ लेते हैं। देखो पेरिकार्डियल फ्लूइड के कार्य, तो इसमें पहला कार्य देखो, एक तो हृदय की बाहरी चोट से सुरक्षा करना। अगर कोई भी चोट लगती है तो वो चोट हृदय के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, ये जो आवरण होते हैं उसको झेल लेते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया इसका।
जब हृदय स्पंदन करता है या जैसे ही इस तरह से संकुचित होता है, स्पंदन करता है, तो स्पंदन के समय होने वाले घर्षण बल, जो घर्षण बल होता है, ये एक बार संकुचित होता है, एक बार फैलता है। तो इन फैलने और संकुचित में जो संकुचित हो रहा है उसके समय के दौरान, तो हम ये कह देंगे कि स्पंदन के दौरान होने वाले घर्षण से बचाव। तो ये भी ये काम करते हैं, ये फ्लूइड इसका बचाव करता है। हृदय को सूखने नहीं देता है, हृदय को नम बनाए रखता है। तो हृदय को नम बनाना ये भी इसका काम है, इस फ्लूइड का काम है। और दोनों आवरण देखो, दोनों आवरण, वैसे अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो दोनों आवरण किसी का चिपक सकते हैं, तो दोनों आवरणों को आपस में चिपकने से बचाता है, आपस में चिपकने से बचाता है, चिपकने से बचाता है। तो ये इस फ्लूइड बहुत महत्वपूर्ण फ्लूइड है। ये क्या करता है, तो हृदय की सुरक्षा कर रहा है। स्पंदन के दौरान जो घर्षण बल होता है उससे हृदय की सुरक्षा करता है, हृदय को नम बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है, घर्षण बल नहीं हो पाता है, और दोनों आवरणों को आपस में चिपकने में ये बचाता है। तो ये सारे इस फ्लूइड के कार्य हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एक स्पेशल बात और देते हैं कि ये जो पेरिकार्डियम है, जो हृदय के चारों ओर दो तरह के आवरण होते हैं, इसके ऊपर भी देखो, ऊपर सबसे बाहर एक तंतुमय पेरिकार्डियम और पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। मतलब इनके भी बाहर एक तंतुमय हृदय का आवरण और होता है, भी पाया जाता है, जो श्वेत कोलेजन तंतुओं से बना होता है, कोलेजन तंतुओं से बना होता है। और ये श्वेत कोलेजन के तंतु होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। तो इसमें, तो इसके कारण देखो, इसके कारण मतलब पेरिकार्डियम के बाहर भी एक तंतुमय, फाइब्रस का मतलब क्या होता है, तंतुमय, इस तरह के तंतुओं से बना हुआ एक आवरण पाया जाता है इसके चारों ओर, जो जिसके कारण इसमें लचीलापन, लचीलापन मतलब ये मानो कि तंतुमय आवरण पाया जाता है, तंतु का बना होता है जिसमें जिसमें लचीलापन कम व मजबूती ज़्यादा होती है। देखो, वो लचीलापन तो कम होता है, ये श्वेत जो तंतु होते हैं कोलेजन के, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये क्या है कि हृदय अगर और ज़्यादा फैलता है तो उसको अधिक फैलने से बचाने का काम करते हैं, या हृदय को ज़्यादा ब्लड भरने से बचाता है, उसको और फीलिंग से बचाता है। तो यह आवरण है वो हृदय को ज़्यादा फैलने से, ज़्यादा फैलने, जिसको हम कहेंगे ओवर फीलिंग, मतलब और फिल नहीं होगा, उसमें ज़्यादा ब्लड नहीं आ पाएगा, जितना है वो उतना ही फैलेगा। तो और फीलिंग से बचाने का काम ये आवरण करता है। तो पेरिकार्डियम के बाहर भी देखो एक फाइब्रस पेरिकार्डियम में एक तंतुमय आवरण और है, जो कि श्वेत तंतुओं का बना हुआ है। ये संयोजी श्वेत कोलेजन के तंतु किसके तंतु होते हैं, ये संयोजी ऊतक के तंतु होते हैं, ये संयोजी ऊतक के। तो संयोजी ऊतक का बना हुआ एक आवरण है, जिसमें लचीलापन तो कम होता है लेकिन मजबूती ज़्यादा होती है, इसलिए हृदय को है वो ज़्यादा फैलने से बचाने का काम करता है। तो ये तो अभी हमने इसके आवरण पढ़े हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो हृदय की बाह्य संरचना। हृदय की बाह्य संरचना, हृदय की बाह्य संरचना, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो देखो, जो हमारा हृदय है, हमारा हृदय वो चार कक्षीय, या इनको हम बोलते हैं चार कोष्ठीय है। मतलब इसको क्या कहेंगे हम, फोर चेम्बर्ड हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, फोर चेम्बर्ड होता है। अभी चार कक्ष में क्या होते हैं, दो तो आलिंद होते हैं, वह दो नीले होते हैं, दो नीले होते हैं। ये जो आलिंद होता है ये तो होता है इसका आधारी भाग,
और जो जो नीले होते हैं वो हृदय का क्या होता है, शीर्ष भाग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अलिंद इसका आधारी भाग होता है और नीले होते हैं वो शीर्ष भाग होता है। अब अगर हम हृदय को देखें, देखो जैसे ये हमारा हृदय है, तो इस हृदय के ऊपर आपको 3 तरह की खांचे पाई जाएगी इसमें। एक तो जो दोनों अलिंद है ऊपर वाले, उनके बीच में एक खांच पाई जाएगी जो अलिंदों के बीच में रहेगी। जैसे ये अलिंद है, ये दाएं अलिंद है, ये बाएं अलिंद है, तो इनके बीच में पाई जाएगी। एक खांच पाई जाएगी यहाँ पर दोनों नीलियों के बीच में। एक खांसी होगी कि जिसको हम कहते हैं सल्कस कहते हैं। एक खांच होती है, ग्रूव होती है, खड्डा सा होता है इसके ऊपर। तो ये दोनों नीलियों के बीच में भी होती है, देखो। तो दूसरी तो ये है, और एक खांच यहाँ पाई जाती है इसके बीचों बीच, जो कि अलिंद और नीलियों के बीच में होती है। तो 3 तरह की तो इस पर खांचें पाई जाती है, दोनों अलिंदों के बीच, दोनों नीलियों के बीच, और अलिंद और नीलियों के बीच 3 तरह की खांचें पाई जाती है। तो देखो इसमें हमें इस तरह से पढ़ेंगे कि हृदय की सतह पर पाई जाने वाली जो खांच है वो कौन कौन सी होती है, जिसको खांच को हम क्या कहते हैं, सल्कस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्कस। तो ये खांचें पाई जाती है, इसके अंदर मतलब है कि ये गहरी एक खांचे सी होती है, ग्रूव होती है, जो हृदय को अंदर के कोष्ठों में बांटती है। तो इसमें देखो जो खांचें पाई जाती है वो 3 खांच होती है। कितनी खांचें पाई जाती है, 3 खांचें पाई जाती है। और वो पहले कौन सी है, देखो एक तो होती है अंतर अलिंद खांच। ये जो खांच होती है ये अलिंदों के बीच में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं इंटर आर्टेरियल सल्कस। ये जो हमारे आर्टरिया में होते हैं, आर्टेरियल होते हैं, उनके बीच में पाई जाती है। अर्थात ये दोनों अलिंदों के बीच पाई जाती है, दोनों अलिंदों के बीच पाई जाती है। तो इसको सल्कस या ग्रूव भी कह देते हैं। देखो ग्रूव यानी होती है खांच। तो पहली सल्कस कौन सी होती है, इंटर आर्टेरियल सल्कस है, जिसको अंतरालिंद खांच भी कहते हैं, जो ये दोनों अलिंदों के बीच में पाई जाती है। दूसरी जो खांच पाई जाती है वो देखो हम हमारी नीलियों के बीच में पाई जाती है, इसको हम कहते हैं अंतर नीलय खांच। ये होती है इंटर वेंट्रिकुलर। तो इसको आर्ट्रियम बोलते हैं, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इंटरवेंट्रिकल सल्कस कहेंगे इसको। सल्कस का मतलब खांची होती है, ये दोनों नीलियों के बीच पाई जाती है, दोनों नीलियों के बीच में पाई जा रही है। और तीसरी खांच जो दिखाई देती है वो देखो अलिंद और नीलियों के बीच में पाई जाएगी। तो ये स्पष्ट दिखती है ऊपर से हमको, जब अपन हृदय को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से खांची दिखती है। तो अलिंद को हम कहते हैं आर्टरिया। तो आर्टरियो और वेंट्रिकुलर इनके बीच में ये पाई जाती है। आर्टरियो और वेंट्रिकुलर के बीच में जो ये खांचे पाई जाती है, जिसको हम कहेंगे आर्टरियो वेंट्रिकुलर सल्कस, ये कहाँ का पाई, देखो इसका एक नाम और है, इसका ध्यान रखिए, इसको कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोरोनरी हिंदी में कहते हैं इसको कोरोनरी खांच। देखो इसका एक कोरोनरी सल्कस जो ये जो बीच में दिख रही है, ये देखो ये कोरोनरी सल्कस है। ये जो तीसरी वाली है, तो ये कहाँ पर है, ये अलिंद व नीले के मध्य पाई जाती है। ठीक है, अभी ये दो तरफ होती है। ये तो एक तो इधर, एक तो राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड के अंदर। तो ये जो कोरोनरी सल्कस होती है, ये एक तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी सल्काई इसके अंदर हम कहेंगे। तो ये एक दोनों जो ये कोरोनरी सर्कल है वो दाईं ओर व बाईं ओर दोनों तरफ पाई जाएगी। देखो ये तो यहाँ से लेकर ये तो हो गई दाईं तरफ, और ये जो खांच है ये हो गई बाईं तरफ। तो इस तरह से हमारे हृदय पर 3 तरह की खांचें पाई जाती है, दोनों अलिंदों के बीच में, दोनों नीलियों के बीच में, और ऊपर वाले जो अलिंद और नीले हैं इनके बीच में भी पाई जाती है। जो ऊपर से हमको बाहरी तौर पर हम हृदय को देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से ये नज़र आती है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, देखो
इसकी, ये तो इसकी खांची हो गई। नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखते हैं। देखो ये जो आलिंद है, ये आलिंदों को अपन हृदय को देंगे तो आलिंदों का जो जो कुछ भाग है वो नीलियों पर थोड़ा चढ़ा हुआ दिखाई देता है। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई नीलियों का थोड़ा सा जो भाग है, अग्रभाग है, वो इन नीलियों पर चढ़ा हुआ है। तो ऐसा भी अपन को दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आलिंद का कुछ भाग नीले के जो अग्रभाग होते हैं, यानी ऊपर वाला जो भाग है, इस भाग पर चढ़ा रहता है, जिसे आलिंदीय अपेंडिक्स बोलते हैं। आलिंदीय अपेंडिक्स, या इसको अपन कहेंगे ओरिकुलर अपेंडिक्स। ओरिकुलर का मतलब ये आलिंदीय है, तो ओरिकुलर अपेंडिक्स से हम इनको कहते हैं। देखो, तो ये एक थोड़ा सा एक पोर्शन हो रहा है कि आलिंद का कुछ भाग है वो नीलियों पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है या चढ़ा रहता है, जिसको अपन आलिंदी अपेंडिक्स कहते हैं, यानी ये एक फैला हुआ पोर्शन है। नेक्स्ट देखो, हमारे हृदय में जो इसका दायां आलिंद है, इस दायां आलिंद में, हृदय के दाएं आलिंद में, अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखो, ये जो हृदय है, हृदय में देखते हो, ये देखो इस तरह से ये हमारा हो गया। इसको तो हम कहेंगे, देखो, दायां आलिंद, इसको हम कह देंगे बायां आलिंद। जब हम पेपर पर बनाते हैं तो हमारे बाएं साइड वाले भाग को हम दायां भाग लिखते हैं। ये हो गया दायां निलय और ये हो गया बायां निलय। अब क्या होता है कि इस जो ये दायां आलिंद है, इससे जो आधा जो ये इधर वाला दायां भाग है, इस दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त रहेगा। अशुद्ध रक्त इस, और इस जो बायां भाग है, इसमें इधर हमेशा शुद्ध रक्त रहेगा। तो इसे इधर तो रहेगा शुद्ध रक्त और इधर रहेगा अशुद्ध रक्त। तो क्या होता है, अशुद्ध रक्त को लाने के लिए देखो, एक तो ऊपरी सिरों से रक्त लेके आएगी एक मोटी सी एक सिरा, वो एक निचले भागों से लेके आएगी एक मोटी सिरा, जो दोनों यहाँ पर आकर खुलती है इस तरह से, और अशुद्ध रक्त को लाकर दायां आलिंद में छोड़ देती है। और हृदय से जो अशुद्ध रक्त लेके आती है, वो भी यहाँ पर आकर एक नली खुलती है। तो 3 नलिकाएं आती है जो अशुद्ध रक्त को लाकर दाएं आलिंद में भर देती है। तो दाएं आलिंद में 3 नलिकाएं आकर खुलती है। देखो, दाएं आलिंद में एक ऊपरी महाशिरा, ऊपरी महाशिरा, व एक निचली महाशिरा, व कोरोनरी साइनस, जिसको हम कहेंगे कोरोनरी साइनस। ये सल्कस नहीं, ये साइनस है। साइनस से अशुद्ध रक्त आता है। ये देखो, ऊपर से दाएं आलिंद से आ गया और दाएं आलिंद में आ गया ऊपरी महाशिरा। ऊपरी महाशिरा को हम कहते हैं सुपीरियर वेने केवा, और निचली महाशिरा को कह देंगे इन्फेरियर वेने केवा। और कोरोनरी, इसको बोलेंगे हम कोरोनरी साइनस, अंग्रेजी में इसको भी कोरोनरी साइनस कहेंगे। तो दाएं जो आलिंद है उसमें एक तो ऊपरी महाशिरा आ गई, एक निचली महाशिरा और एक कोरोनरी साइनस, ये 3 नलिकाएं यहाँ पर आकर खुल जाती है। देखो, तो ये तो हो गई ऊपरी महाशिरा, ये नीचे वाली होगी निचली महाशिरा, ये इसके नीचे आकर यहाँ खुल रही है। देखो, ऊपरी महाशिरा यहाँ खुल रही है, ये कोरोनरी साइनस यहाँ आकर खुलती है, और ये तीनों अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में छोड़ देती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इन सभी नलिकाओं के मुख पर, इसके जो यहाँ जब ओपन होती है दाएं आलिंद में, तो यहाँ पर एक एक कपाट लगा होता है। तो उस कपाट की अपन चर्चा करते हैं। तो जो ऊपरी महाशिरा है, ऊपरी महाशिरा, जिसको हम कह रहे हैं सुपेरियर वेने केवा, ये क्या करती है, शरीर के
जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त लाती है, अतः इसे एक नाम और है, देखो इसको प्री केवल वेन भी कहते हैं। ये सिरा है तो वेन हो गई, प्री केवल वेन, या इसको एंटीरियर वेना केवा भी बोलते हैं, वेना केवा भी कहते हैं। इसके छिद्र पर देखो, इसके छिद्र पर जब ये यहाँ ओपन हो रही है तो ये यहाँ पर एक छिद्र है, इस छिद्र पर देखो, इसके छिद्र पर हेवर्सियन, हेवर्सियन कपाट, ये याद रखिएगा, हेवर्सियन, हेवर्सियन वाल्व ये लगा होता है, वहाँ पर पाया जाता है। इसके छिद्र पर हेवर्सियन कपाट पाया जाता है, जो रक्त को, ये क्या करेगा, रक्त को दाएं आलिंद में आने देता है, आने देता है। मतलब एक कपाट होता है, जो ऊपर से जो अशुद्ध रक्त आएगा वो यहाँ से कपाट खुल जाएगा और ये अशुद्ध रक्त यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हेवर्सियन वाल हो गया यहाँ पर HV। तो ये एक बार तो जो अशुद्ध रक्त आ गया उसको वापस इस नली में नहीं जाने देगा, तो यहाँ पर ये वाल पाया जाता है। इसी तरह से देखो, जो निचली महाशिरा होती है, निचली महाशिरा, वहाँ पर भी एक वाल पाया जाएगा। निचली महाशिरा जो है, जिसको हम कह रहे हैं इन्फीरियर वेने केवा, ये जो शरीर के जो निचले भाग होते हैं, निचले भागों से रक्त लाती है। देखो ये जो हृदय से निचले भाग है, जो हमारा पूरा पाचन तंत्र का सिस्टम, हमारे पैर आ गए, हमारी पीठ आ गई, यहाँ से पूरे रक्त लेके आती है, तो ये निचले भागों से रक्त लाती है। अतः इसे देखो पोस्ट केवल वेन भी कहेंगे, पोस्ट केवल वेन। ऊपर वाली तो थी प्री केवल वेन, ये हो गई पोस्ट केवल वेन। ऊपर वाली थी एंटीरियर, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर, पोस्टेरियर वेने केवा। मतलब निचले या पस से जो भाग होते हैं वहाँ से ये रक्त लेके आ रही है, शुद्ध रक्त, इसलिए इसको पोस्ट केवल वेन या पोस्टीरियर वेने केवा भी कहते हैं। देखो इसके छिद्र पर, इसके छिद्र पर एक कपाट लगा होता है, जिसको अपन कहेंगे इसको कहेंगे यूस्टेकियन कपाट। उस कपाट को क्या कहेंगे, याद रखिएगा, यूस्टेकियन कपाट, इसको हम कहेंगे यूस्टेकियन वाल्व। ये वाल्व वहाँ पर पाया जाता है, इसके छिद्र पर यूस्टेकियन कपाट पाया जाता है। अब देखो ये यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर जो कपाट होगा वो होगा यूस्टेकियन वाल्व, जो कि यहाँ पर इसे कोरोनरी साइनस होगा, इसके ठीक ये पास यहीं पर खुल जाएगी। अब देखो एक चीज़ बात और है, यहाँ पर भ्रूणावस्था में क्या होता है, यहाँ पर जो दोनों आलिंद होते हैं उनके बीच में एक छिद्र होता है, इस छिद्र को हम कहते हैं फोरामेन ओविल, अंडाकार छिद्र होता है फोरामेन ओविल। तो इसका जो कपाट है वो इस तरह से खुलता है कि जो भ्रूणावस्था में फेफड़े काम नहीं करते हैं, इसलिए फेफड़ों में नहीं भेजा जाएगा रक्त को, तो यहाँ से जो रक्त आता है उसको यहीं पर, यहाँ पर इस अंडाकार जो छिद्र है, जिसको अपन फोरामेन ओविल कहेंगे, उसमें भेज दिया जाता है। और ये रक्त है वो दाएं आलिंद में आ जाता है, फिर यहाँ से तो हृदय काम करता रहता है, अपना हृदय इस तरह से काम करता रहेगा और अप्राश्य ऑक्सीजन इसमें मिलती रहेगी। तो भ्रूणावस्था में क्या होता है, ये इसके बिल्कुल ही ऐसे सिद्ध के अंदर पाया जाता है, तो ये आराम से इस रक्त को फटाफट इस अंडाकार छेद से भेजते हुए बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचा देता है। अब जैसे ये भ्रूणावस्था के बाद बच्चे का जन्म होता है तो धीरे धीरे छेद बंद हो जाता है, लेकिन ये यूस्टेकियन कपाट है वो तो बना रहता है और रक्त को ये दाएं आलिंद में ही आने देता है, फिर आगे नहीं भेज पाता है। तो ये देखो इस तरह से इसकी एक स्पेशल स्थिति होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो वाल है, यह वाल्व भ्रूणावस्था में जो शुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड जिसको अपन कह सकते हैं, देखो ये भ्रूणावस्था में शुद्ध रक्त होकर आएगा और वो भी किससे आएगा,
वो हमारे अप्राशय आएगा, जो प्लेसेंटा होती है उस अप्राशय। उसमें शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन मिश्रित है उसमें। शुद्ध रक्त का मतलब ही क्या होता है? ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त, जो कि अप्राशय आएगा। को ये वाल भ्रूणावस्था में शुद्ध रक्त जो अप्राशय आएगा को सीधे ही जो ये अंडाकार आपको छेद बताया, अंडाकार छिद्र, जिसको हम कह रहे हैं फोरामेन ओवेल की सहायता से किसमें भेज दिया? देखो इधर, शुद्ध रक्त को अप्राशय सीधे ही अंडाकार छिद्र की सहायता से दाएं दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में भेज देता है। देखो, बाएं आलिंद में भेज देता है, क्योंकि फेफड़े काम नहीं करते हैं, इसलिए इसको सीधे भेजना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बाएं आलिंद में भेज दिया। बच्चे के जन्म के बाद, चाइल्ड के जन्म के बाद यह फोरामेन ओवेल, जो अंडाकार छिद्र है इस अंतरालिंद पट के अंदर, वो बंद हो जाता है, लेकिन यूस्टेकियन वाल्व बना रहता है। तो ये तो बंद हो गया छिद्र, लेकिन यूस्टेकियन का पार्ट बना रहेगा और ये रक्त को अभी इस दाएं आलिंद में ही आने की अनुमति देता है। तो दाएं आलिंद में रक्त आता रहता है। तो इस तरह से हमारी निचली महाशिरा में एक कपाट हो गया यूस्टेकियन कपाट, और ऊपरी महाशिरा में हो गया अभी तक हेवर्सियन कपाट। ये दो अभी तक हमारे कपाट हो चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। ये जो निचली महाशिरा है, देखो ये सबसे मोटी ये हमारी शिरा होती है शरीर की। तो हम ये कह सकते हैं कि निचली महाशिरा, देखो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। जो निचली महाशिरा है, जिसको हम कह रहे हैं इन्फेरियर वेने केवा, इसको हम इन्फेरियर वेने केवा बोल रहे हैं। तो ये हमारी इन्फेरियर वेने केवा शरीर की सबसे बड़ी शिरा को अंग्रेजी में कहते हैं अपन वेन है। देखो शरीर की सबसे बड़ी शिरा है ये, जिसके अंदर अशुद्ध रक्त आएगा। अब ये तो दो आ गए, अब तीसरी और आएगी। देखो कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस क्या होती है? ये भी हमारे जो कोरोनरी साइनस है, ये भी कोरोनरी साइनस हृदय से अशुद्ध रक्त लाकर, जो हृदय से अशुद्ध रक्त होगा वो ये कोरोनरी साइनस लेके आएगा। तो अशुद्ध रक्त लाकर जो दायां आलिंद है उसमें डालती है। देखो दायां आलिंद में लाती है, या हम कहते हैं कोरोनरी साइनस हृदय से अशुद्ध रक्त लाकर दायां आलिंद में पहुंचाती है। तो हृदय में जो अशुद्ध रक्त होता है उसको कौन लेके आएगा? उसको कोरोनरी साइनस लेके आएगा। ये जो कोरोनरी साइनस है ना, ये क्या होती है? ये बहुत सारी जो वेंस होती है, शिराएँ होती है, उस शिराओं का संग्रह है। इसमें छोटी छोटी शिराएँ होती है, जैसे छोटी छोटी बहुत सारी शिराएँ होती है, और वो आपस में मिलकर एक बड़ी शिरा का निर्माण करती है। जैसे ये 1 2 3, तो फिर ये कोरोनरी साइनस बन जाती है। और ये फिर वहाँ से छोटी छोटी, जैसे आलिंदों से छोटी छोटी शिराएँ आती है, निलयों से आती है, उनके बीच में जो कपाट होते हैं उनसे आती है, तो छोटी छोटी कई शिराएँ आती है, और फिर वो एक बड़ी शिरा बन जाती है, जिसको हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। और ये कोरोनरी साइनस आकर हृदय के दाएं आलिंद में आकर खुल जाती है। देखो तो इस कोरोनरी जो साइनस है, कोरोनरी साइनस के छिद्र पर भी एक वाल्व पाया जाता है, जिसे थिबेसियन कपाट कहते हैं। थिबेसियन वाल, देखो ये इसको हम कहेंगे थिबेसियन कपाट। ये थिबेसियन ने खोजा था, तो इसको थिबेसियन कपाट कहते हैं। तो
कोरोनरी साइनस के पास हो गया तिबेशियन कपाट। तो ये जो कोरोनरी साइनस है ये कहाँ खुलता है? तो कोरोनरी साइनस की जो ओपनिंग होती है, जो ये आकर दाएं आलिंद में आकर खुलती है, उसकी ओपनिंग एक तो देखो, जो ऊपरी महाशिरा है, निचली महाशिरा व जो आलिंद नीले कपाट है के बीच में होती है, इसकी ओपनिंग। जैसे ये हृदय है तो उस हृदय के ये जो आलिंद और नीले का कपाट है ये, तो यहाँ पर तो खुल गई ऊपरी महाशिरा, देखो ये ऊपर से आ गई, यहाँ खुल गई ये, और निचली महाशिरा ये यहाँ खुल गई आकर, और इसके पास ही यहाँ पर आकर ये खुलती है कोरोनरी साइनस। तो ये इसमें तो हो गया देखो हेवर्सियन वाल, इसके अंदर हो गया यूस्टेकियन वाल, और इसके अंदर हो गया थिबेशियन वाल। तो 3 तरह के वाल हो गए, 3 तरह की नलिकाएं यहाँ पर ओपन हो रही है, अशुद्ध रक्त को लाकर दाएं आलिंद के अंदर छोड़ रही है। तो इस तरह से अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंद के अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये स्थिति है अपने अंदर। अब अभी तक हमने ये देख लिया कि जो हमारी ऊपरी महाशिरा है और निचली महाशिरा है, सबसे बड़ी महाशिरा है, और एक है हमारी कोरोनरी साइनस। तो इसके अंदर तो पाया जा रहा है हेवर्सियन वाल, इसके छिद्र पर पाया जाता है यूस्टेकियन वाल पाया जा रहा है, और कोरोनरी साइनस के ऊपर पाया जा रहा है थिबेशियन वाल। तो ये सभी वाल पाए जा रहे हैं। ये जो तीनों वाल हैं ये सभी क्या होते हैं? ये जो हृदय के एंडोकार्डियल फोल्ड होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, यानी जो अंदर की जो भित्ति होती है हृदय की, उसी के फोल्डिंग से ये बने हुए होते हैं। तो ये इस तरह से हमारे ये 3 वाल पाए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, जो इसके अलावा क्या होता है, ये हमारा हृदय है। इसके अलावा देखो जो हमारा बायां, ये जो हमारा हृदय है, इस हृदय के 4 चैम्बर हो गए, ये ऊपर वाले 2 आलिंद हो गए और नीचे वाले 2 नीले हो गए। तो जो ये, अब देखो ये जो ऊपर वाले आलिंद है, दोनों नीचे वाले नीले, तो ये जो बाएं आलिंद है, इस बाएं आलिंद में यहाँ से देखो इसमें 4, प्रत्येक फेफड़े से 2 नलियाँ आती है, तो 4 इसके अंदर नलियाँ आएगी जो शुद्ध रक्त को लेके आएगी यहाँ पर। तो इन नलियों को हम कहते हैं फुफ्फुसीय शिराएँ। क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय शिराएँ। और इसी तरह से जो ये दायां आलिंद है, ये तो दायां नीले हो गया, ये हमारा हो गया दायां आलिंद, ये हो गया हमारा बायां आलिंद, और ये हो गया बायां नीले। तो यहाँ से बाएं नीले के जो चित्र के अनुसार हमने देखा था, यहाँ से एक मोटी नली निकलती है जो ऊपर जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्च। ये आगे दाई पल्मोनरी आर्टरी और बाएं पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बदल जाती है। और ये जो बायां नीले होता है, यहाँ से फिर एक मोटी नली निकलती है जिसको हम महाधमनी कहते हैं। ये महाधमनी पूरे रक्त की सप्लाई है वो बॉडी में कर देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाएं आलिंद से, देखो बाएं आलिंद में, ये जो बाएं आलिंद है इसमें 2 जोड़ी मतलब हो गया कुल 4 शिराएं खुलती है, जिन्हें हिंदी में क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय शिराएं, और अंग्रेजी में कहेंगे इनको पल्मोनरी वेन कहते हैं, जो
शुद्ध रक्त फेफड़ों से लाती है, फेफड़ों से लाती है। ये देखो अपवाद है, ये ऐसी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त रहता है। कैसा रक्त रहता है? ध्यान रखिएगा, ऐसी शिरा कौन सी है जिसमें शुद्ध रक्त रहता है? तो उनका नाम है फुफ्फुसीय शिराएं। तो फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रक्त है वो फेफड़ों से हमारे बाएं आलिंद में पहुंच रहा है यहाँ पे। और ये जो दायां नीले है, ये इस दाएं नीले से देखो यहाँ से एक नली निकलती है, ये अशुद्ध रक्त वाल के द्वारा नीचे की तरफ आ गया। और यहाँ से एक नली निकलती है जिसको अपन कहेंगे फुफ्फुसीय चाप। तो हम ये कह देंगे कि दाएं नीले से एक फुफ्फुसीय चाप, चाप का मतलब एक ये निकलती है मुड़कर, फुफ्फुसीय चाप जिसको हम कह रहे हैं पल्मोनरी आर्च निकलता है, जो ऊपर जाकर दाएं व बाईं फुफ्फुसीय धमनी में बट जाता है। ये देखो, ये तो बट गया ऊपर जाकर दाईं और फुफ्फुसीय। और ये अशुद्ध रक्त को जो क्या करेगी, जो अशुद्ध रक्त को लंग्स में ले जाती है, लंग्स में लेकर जाती है और वहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होगा। फिर देखो, यहाँ से शुद्ध रक्त आ गया यहाँ बाएं आलिंद में, यहाँ से बाएं ये वाल्स के द्वारा बाएं नीले में आ गया। तो जो बाएं नीले है, बाएं नीले से एक बड़ी धमनी, जिसको हम क्या कहते हैं, महाधमनी निकलती है, जिसे देहिक चाप क्या कहते हैं, देहिक चाप या सिस्टेमिक आर्च भी कहते हैं, एक बड़ी धमनी निकलेगी जो, जिसको दैहिक चाप भी कहेंगे, सिस्टेमिक आर्च कहेंगे। ये क्या करेगी, ये पूरे शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करेगी, पहुंचाने का कार्य करती है। देखो, अब ये तो होगी स्थिति, ये अपनी बॉडी में पहुंचाने का काम करेगी। तो ये हमारी सारी जो थी ये बाह्य संरचना थी अपने बॉडी के हार्ट की। तो ये हमारे बॉडी में जो हार्ट है उसकी बाह्य संरचना थी। अब एक चीज़ और देखो, ये फुफ्फुसीय धमनी निकल रही थी और ये ऊपर जाकर दो भागों में बट जाती है इस तरह से, दाईं और बाईं फुफ्फुसीय धमनी में ये ट्रंक निकल रही थी। और इधर निकलती है महाधमनी, जो महाधमनी इसके ऊपर से जाके फिर इसके राउंड लगाते हुए आती है इस तरह से, इसके पीछे से आती है फिर। तो ये जैसे धमनी है, तो ये जहाँ पर ये क्रॉस करती है ये तो है महाधमनी, और ये है फुफ्फुसीय चाप। तो यहाँ पर दोनों जब क्रॉस करते हैं तो एक तो जो इसका ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तंतु पाया जाता है, दोनों ये एक तंतु से जुड़ी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं दोनों चाप जहाँ पर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जैसे एक तो ये तो इसके नीचे जा रही है, यहाँ पर देखो क्रॉस कर रहे हैं इस तरह से, ये और ये यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो इस जगह पर एक मतलब कह देंगे कि जो फाइनल पार्ट ऑफ आउटा हमारे महाधमनी का जो अंतिम भाग है, और जो टॉप पार्ट होता है ना पल्मोनरी आर्टरी का, जो ऊपरी भाग होता है टॉप पार्ट पल्मोनरी आर्टरी का टॉप सिरा, और हमारे महाधमनी का जो अंतिम सिरा होता है वहाँ पर एक स्नायु पाया जाता है। तो दोनों चाप जहाँ क्रॉस करते हैं वहाँ पर एक मजबूत स्नायु से दोनों जुड़े होते हैं,
जिसे लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं। लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं। जो जब भ्रूणावस्था थी तो भ्रूणावस्था में एक धमनी जिसका नाम है डक्टस, उस धमनी का क्या नाम है? डक्टस आर्टेरियोसस के बंद होने से बनता है। तो ये जब भ्रूणावस्था में थे तो वहाँ पर क्या होता है, इस रक्त को बाईपास करने के लिए यहाँ पर एक धमनी थी छोटी सी, जो इसके रक्त को इसमें पहुँचा रही थी। तो ये जो धमनी थी ये धीरे धीरे बंद हो जाती है और उसकी जगह एक तंतु बन जाता है जिसको हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अभी इसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि बंद होने से बनता है। अभी इस धमनी का कोई कार्य नहीं होता। इसे डक्टस बोटेलाई भी कहते हैं। बोटेलाई ने इसको अध्ययन किया है तो इसको डक्टस बोटेलाई भी कहते हैं, जो अभी भी ये तंतु के रूप में पाई जाती है। तो ये हमारे हृदय की कंप्लीट बाह्य संरचना हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें।